सो है एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्नोबर्ड्स बायोलॉजी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो ये 11th क्लास का टॉपिक है और पहला टॉपिक है ये। तो क्लासिफिकेशन जो है वो क्यों इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ में। क्लासिफिकेशन का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। क्लासिफिकेशन से जो है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी हो जाती हैं, कन्वीनियंट हो जाती हैं। अगर हम अपने घर में भी देखेंगे तो हम अपनी जो चीज़ें हैं वो सब हम क्लासिफाइड पैटर्न पे रखते हैं। जैसे किचन की चीज़ें किचन में रखते हैं, जो कपड़े हैं वार्डरोब में रखते हैं, शूज़ जो है वो शू रैक में रखते हैं। उसी तरह से बुक जो है बुक शेल्फ पे रखते हैं, ताकि जब हमें कुछ चीज़ चाहिए तो हम उसी जगह पे जाएंगे और वो चीज़ उठाएंगे। तो इजी कन्वीनियंस के लिए जो है हम ये चीज़ें क्लासीफाई करते हैं। तो सेम जो है इस पे भी अप्लाई होता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पे। मतलब कि हम लिविंग बींग्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उनको हम अलग अलग ग्रुप्स में डाल रहे हैं, ताकि जो साइंस में जो भी हमें स्टडी करना है हमारे लिए वो इजी हो जाए। कल को नई स्पीशीज़ हम आइडेंटिफाई करें, हमें पता है कि हमें किस ग्रुप में डालना है, ठीक है। और उस ग्रुप में जो है जिनके सेम कैरेक्टर्स मिलते हैं उनको हम एक ग्रुप में डालेंगे, ठीक है। तो हमें पता है कि ये इस ग्रुप में ये स्पीशीज़ है और इनकी जो आपस में कैरेक्टर्स हैं वो कितने हद तक मिलते जुलते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन तो मतलब काफ़ी जो इंसान ने हैं मैनकाइंड ने क्लासिफिकेशन बहुत पहले से स्टार्ट की थी। तो थोड़ा सा अपग्रेड जो किया था एरिस्टोटल ने किया था। एरिस्टोटल ने स्टार्टिंग में क्या किया, एरिस्टोटल जो है 4th सेंचुरी की बात हो रही है, 4th सेंचुरी की बात हो रही है। एरिस्टोटल जो थे वो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट स्कॉलर, फिलोसफर, साइंटिस्ट थे। आप देखोगे हर किसी फील्ड में उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन है। तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने भी देखा अच्छा तो इतने लिविंग बीइंग्स इस दुनिया पे, तो उन्होंने क्या काम किया, वो पहले प्लांट्स पे गए। तो प्लांट्स को उन्होंने सबसे पहले डिवाइड किया, उनको ट्रीज़ में क्लासीफाई किया। देखो किस तरह की क्लासिफिकेशन, काफ़ी सिंपल। जो अभी हमें लोअर क्लास में जो छोटे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, बच्चों को ट्रीज़ पढ़ाते हैं, श्रब्स पढ़ाते हैं, हर्ब्स पढ़ाते हैं, वो यही सब है, ठीक है। तो ये एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दी थी। ट्रीज़ जिनका जो ट्रंक है काफ़ी स्ट्रॉन्ग, तो पता ही होगा आपको, स्ट्रॉन्ग। शर्ब जो उनसे थोड़े से वीक होते हैं, लेकिन उनका स्टेम जो है वो वुडी होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। बट ट्रीज़ की चीज़ें उतने माइटी नहीं होते, टॉल नहीं होते हैं। हर्ब्स जो जिनकी जो स्टेम होती है काफ़ी टेंडर, काफ़ी कमज़ोर होती है, हर्बेशियस ग्रीन कलर की होती है। तो इस टाइप का क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने किया। और उसने एनिमल्स को भी क्लासिफाई किया। कैसे, उसने देखा कि कुछ एनिमल्स जो हैं उनमें रेड ब्लड है और कुछ एनिमल्स हैं उनमें रेड ब्लड नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं मोस्टली एनिमल्स, जब हम अगर रेड ब्लड कोई कट लगता है तो रेड ब्लड निकलता है, मतलब रेड ब्लड है उसमें। तो कुछ एनिमल्स हैं जिनमें रेड ब्लड नहीं होता है, जैसे स्नेक्स में आप देख लो, क्रोकोडाइल में देख लो आप, फिश में देख लो, या कुछ इंसेक्ट्स में देख लो आप, तो उसमें रेड ब्लड नहीं होता है। तो उसने देखा अच्छा इन एनिमल्स में नहीं है, तो उसने ये क्राइटेरिया पकड़ा। कुछ ना कुछ क्राइटेरिया उसने मतलब पकड़ना होता है क्लासिफिकेशन के टाइम पे, तो ये क्राइटेरिया पकड़ा। तो एनिमल्स को रेड ब्लड और नॉन रेड ब्लड एनिमल्स में क्लासिफाई किया। बट जिस हिसाब से आजकल हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि एक एक ऑर्गेनिज्म को अपना एक अलग अलग ग्रुप मिला हुआ है, तो उस हिसाब से ये जो है बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल सिंपल थी। तो उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था, उतना इक्विपमेंट्स नहीं थे, टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं थी। दरवाज़ा बंद करो। उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, उतनी एडवांसमेंट नहीं थी। तो उस टाइम पे 4th सेंचुरी की बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे इतना भी काफ़ी था। स्टार्ट हो गया था क्लासिफिकेशन का, और आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे जो है फिर अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपना अपना मॉडिफिकेशन किया, अपना अपना ऐड किया। नहीं ऐसी क्लासिफिकेशन होनी चाहिए, ये ठीक है वो ठीक है। तो एक ऐसी क्लासिफिकेशन नहीं आ रही थी जहाँ पे हम बोल सकेंगे ये परफेक्ट है, जहाँ पे हम बोल सकेंगे अच्छा ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है ये अपनी अपनी जगह पे पहुँच गए हैं, अपनी ग्रुप्स में पहुँच गए हैं। तो अभी तक नहीं था। फिर उसके बाद आते हैं कार्लस लीनियस।
इसके बाद कौन आते हैं? कार्लस लिनियस। कार्लस लिनियस। तो इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। इनको कहा जाता है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है क्लासिफिकेशन को लेके, क्योंकि टैक्सोनॉमी में हम इसी चीज़ से डील करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग बीइंग्स। ठीक है, तो बहुत इन्होंने वर्क किया। तो इन ये कंक्लूजन पे आए इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है, क्लासिफिकेशन इन्होंने 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, मतलब इसने इन्होंने 2 बड़े बड़े किंगडम बनाए, प्लांटे, एनिमलिया, प्लांटेन एंड एनिमलिया। ये 2 ग्रुप्स इसने बनाए। तो इसने बोला जितने भी प्लांट्स, जो मतलब इन्होंने बोला जितने भी प्लांट्स हैं वो सब इसमें आएंगे और बाकी जो है वो इसमें एनिमल्स में आएंगे। ठीक है, बचेगा। तो जो क्राइटेरिया इन्होंने यूज़ किया था वो यूज़ किया था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मतलब कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे फंजाई है, जैसे मशरूम है, क्या है? मशरूम है। मशरूम को भी इन्होंने किंगडम प्लांटा में इंट्रोड्यूस किया था, इसमें डाल दिया था। क्यों? क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस है वो प्लांट जैसी है। ये प्लांट की तरह उगता है, ज़मीन से उगता है, ये उसके जैसा है ये। ठीक है, वैसे स्टेम है, वैसी बॉडी है। तो इस बेस पे इसको रख दिया गया प्लांट किंगडम में। बट ये गलत था, क्योंकि एक तो इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं था। इसकी जो सेल वॉल थी वो अलग थी। वो किसकी है? वो है काइटिन की, जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो प्लांट्स में होती है वो सेलुलोज होती है। तो इसमें क्या है? इसमें काइटिन है। तो ये फिट नहीं बैठा था इसमें। लेकिन उसने क्या यूज़ किया था? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो है वो यूज़ किया था एज ए क्राइटेरिया, ताकि जितने भी, तो उसने सिर्फ एक मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर था कि मतलब हाँ, दिखने में ये सारे एक जैसे दिखते हैं तो इनको डाल दो इसमें। दिखने में जितने भी एनिमल्स आ रहे हैं तो एक ही ग्रुप में डाल दो, एक ही कमरे में डाल दो। ठीक है, तो ये था बहुत बड़ा लिमिटेशन था इसमें, क्योंकि इसमें जो है, इसमें प्रोकारियोट्स एंड यूकारियोट्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, इसमें कोई पता नहीं चल रहा था कि प्रोकारियोट्स को मतलब प्रोकारियोट्स को भी एक ही किंगडम में रखा हुआ है, मतलब प्रोकारियोट्स और यूकारियोट्स वो दोनों एक ही किंगडम में हैं। तो ये ठीक बात नहीं है ना। तो प्रोकारियोट्स उनको अलग मिलना चाहिए किंगडम, और जो यूकारियोट्स हैं उनको अलग किंगडम मिलना चाहिए। अब बात आती है ये क्या हुआ और ये क्या हुआ। प्रोकारियोट्स सिंपली वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस, जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, जिनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस किसके अंदर होता है? न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है। ठीक है, और यूकारियोट्स होता है जिनके अंदर, इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें नहीं है, जिनके अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है जेनेटिक मटेरियल। क्या होता है? डीएनए, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं होता है, तो ये ऐसे ही पड़ा होता है सेल में। तो इसमें होता है, इसमें ये है। तो ये काफ़ी सिंपल सा सेल है। मतलब जब अर्थ इवॉल्व हुई थी, जब पहले ऑर्गेनिज्म जो आए थे वो यही थे, इसलिए वो बोलते हैं प्रो मीन्स पहले। प्रोकैरियोट्स, कैरियोट जो है इसका मतलब है न्यूक्लियस। ठीक है, यू होता है ट्रू। असल में जो न्यूक्लियस है वो इसमें है, इनमें असली न्यूक्लियस है। इनमें मतलब न्यूक्लियस नहीं है, मतलब जो जेनेटिक मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में ऐसे ही पड़ा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो मैं ये बोलती कि इनकी कोई जगह नहीं है। तो प्रोकार्योट्स की एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, बैक्टीरिया। जितने भी बैक्टीरिया हैं वो सबके सब क्या है? प्रोकार्योट्स हैं। उनके अंदर कोई प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होता है। तो यूकारियोट्स जितने भी हो गए, बैक्टीरिया को छोड़ के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सबके सब यूकारियोट्स हैं। ठीक है,
तो हाँ, ये मैं कहती कि कार्लस लिनियस ने प्लांट्स का किंगडम बनाया, एनिमल का किंगडम बनाया, लेकिन उसके बगैर भी और भी ऑर्गेनिज्म थे जो उसमें फिट नहीं बैठे थे। उनकी नीयत थी कि उनको अलग किंगडम चाहिए। ठीक है, अच्छा, एक तो ये चीज हो गई। दूसरा हो गया कि सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर अलग अलग थे। सेल वॉल, सेल स्ट्रक्चर, ये दो चीजें ये भी हमें माइंड में रखनी चाहिए थी उस टाइम पे। जब क्लासिफिकेशन होता है तो हमें सिर्फ मॉर्फोलॉजी, मतलब जो बाहरी अपीयरेंस है उसी को नहीं सिर्फ देखना था, हमें जो एनाटमी है, एनाटमी में क्या आएगा, सेल वॉल, कि सेल की जो वॉल है वो किस चीज़ की बनी है। ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, सिंगल सेल है या तो फिर मल्टी सेलुलर है, क्योंकि अब इस पूरे वर्ल्ड में सबके सब ऑर्गेनिज्म सेम तो नहीं है। कुछ ये एक सेल के बने हैं, यूनिसेलुलर, कुछ क्या है, यूनिसेलुलर हैं, एक सेल के बने हैं, कुछ मल्टी सेलुलर है। तो लिनियस ने क्या सिर्फ दो ही रखा हुआ था, एक एनिमल और किंगडम। तो बहुत सारा इसमें बड़ा ड्रॉबैक आ रहा था। तो इन चीज़ों को कहाँ लेके हम जाएंगे, फिट करना था ना हमें। तो ये चीज़ें थी। दूसरा, तीसरा था, चौथा था एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब 2 या 3 ऑर्गेनिजम्स का हमें पता होना चाहिए कि इनका जो ये कहाँ से डिसेंट हुए हैं, इनका एंसिस्टर क्या, मतलब क्या इनका जो एंसिस्टर है ये, इनके अंदर एक रिलेशनशिप डेवलप होता है ना इन 4 ऑर्गेनिज्म के बीच में, क्योंकि ये डिराइव हो रहे हैं एक एंसिस्टर से। अब ज़रूरी यहाँ मैंने आपको दिखाया कि डायरेक्ट इस एंसिस्टर से डिराइव हो रहे हैं। ठीक है, इनका एंसिस्टर ये है। लेकिन जब मिलियंस ऑफ ईयर्स हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन आता है। ठीक है, अगर ये एंसिस्टर है तो ये इस तरह से डाइवर्ज होगा। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन में होता है, जैसे दादा है, उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, फिर उसके बच्चे, तो बहुत, तो उनके जो कजन्स है उनके अंदर एक रिलेशनशिप है ना, एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि उनका जो दादा है वो एक था। तो ये चीज़ भी देखनी थी उस टाइम पे, ये चीज़ भी माइंड में हमें रखनी है जब हम क्लासिफिकेशन करेंगे कि वो जो ऑर्गेनिज्म है जिनको हमने रखा है क्या वो फॉलो करते हैं एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये चीज़ें हमें देखनी है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है मिसिंग थी इसमें, लिनियस वाले जो 2 की सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था, इसमें बहुत सारा मिसिंग था। तो काफ़ी टाइम तक ये चला भी, बट पता था कि इनएडुकेट है, इसमें जो डाटा है वो इनएडुकेट है। फिर उसके बाद क्योंकि टाइम बाई टाइम जो साइंटिस्ट है वो काम करते गए, वो क्लासिफिकेशन करते गए, बड़ा वर्क हुआ क्लासिफिकेशन का। फिर फाइनली 1969 में R.H. विटेकर आए। ठीक है, और उन्होंने दिया 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जो हम ड्रॉबैक्स देख रहे थे कि आधे जो हैं मिसफिट हो रहे हैं इधर उधर, तो वो जो है वो इस 5 किंगडम में अच्छे से फिट हो गए। तो ये जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड जो है क्लासिफिकेशन है। तो एक और मैं आपको चीज़ समझाती हूँ। लिनियस की जो क्लासिफिकेशन में देखो क्या था, उन्होंने जो ज़्यादा ध्यान दिया था वो दिया था इसी मॉर्फोलॉजी पे दिया था। मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। फॉर एग्जांपल किचन में हम जाते हैं, वहाँ पे 2 टाइप की गिलास है, एक है शीशे का गिलास है और एक स्टील का गिलास है। तो दोनों हालांकि मॉर्फोलॉजिकली वो दोनों सेम है, दिखते सेम है, पीने के लिए यूज़ होते हैं, बट क्या इन दोनों को हम एक ही कबर्ड में रखते हैं? नहीं रखते हैं। इसको हम अलग रखते हैं और शीशे वाले गिलास की अलग जगह होती है, वही स्पेशल जगह होती है, वो कभी कभी वह हम उसको खोलते हैं। तो कहने का मतलब है इसकी कंपोजिशन जब हमने देखी उस बेसिस पे हमने इसको अलग क्लासीफाई किया। सिर्फ हमने मॉर्फोलॉजी नहीं देखी, हमने यही नहीं देखा कि ये गिलास है, हमने इसकी शक्ल पे नहीं गए कि सिलेंड्रिकल इन शेप है ना, ये हम इस पे नहीं गए। हमने देखा इसका कंपोजिशन, हम थोड़ा और डिटेल में गए। हमने देखा कि ग्लास का बना है, ये स्टील का बना है, इसको अलग में डाल दो, इसको अलग में डाल दो। तो वही जो है
आर टेकर ने किया, इसने फिर अच्छे से एनाटमी स्टडी की, सेल स्ट्रक्चर स्टडी किया, जेनेटिक मटेरियल को स्टडी किया, हैबिटेट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो हम पढ़ेंगे इस वाली सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में, तब जाके एक डिटेल वर्जन जो है एक दिया गया फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन का, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।